नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 29 सितंबर 2020। आज हमको द हिंदू के 3 आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल दिया है उसका नाम है यूएन एंड द रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलेटरिज्म। आज यूनाइटेड नेशन को 75 साल पूरे हो गए हैं 21 सितंबर 2020 को, जब इसे बनाया गया था। लेकिन आज वर्ल्ड में हर एक देश की लैंग्वेज अप्रोच चेंज होती जा रही है अपने अपने मल्टीलेटरल टाइज को लेकर दूसरे कंट्रीज़ के साथ में। आज सभी कंट्रीज़ द्वारा इस कोविड-19 की महामारी में फंसी हुई है, जिसके कारण आज बहुत नुकसान हो रहा है और कंट्रीज़ द्वारा सिर्फ अपने हित में काम किए जा रहे हैं। और 1930 के बाद से इतना बड़ा भारी रिसेशन आया है वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ में, जिसके कारण उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव नहीं किया जा पा रहा है आज, जिनको यूनाइटेड नेशन द्वारा अडॉप्ट किया गया था। आज यूएन द्वारा बोला यह जा रहा है कि आज वर्ल्ड अपने ट्रैक से हटता ही जा रहा है उन गोल्स को अचीव करने में, क्योंकि महामारी के कारण दूसरा आज कंट्रीज़ द्वारा मल्टीलेटरल रिलेशंस पर भी कम ध्यान दिए जा रहा है, बल्कि मतलब कि मिल के काम तो किया ही नहीं जा रहा है। आज हर एक कंट्री के अपने अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और अपने अपने इंटरेस्ट को ही लेके काम कर रहे हैं आज वो लोग। आज जो चैलेंजेस को फेस किया जा रहा है इस मल्टीलेटरिज्म रिलेशन में, वे आज प्रेजेंट कंट्रीज़ द्वारा ही किए जा रहे हैं, जो पास्ट में यूनिटी की भाषा होती थी उन्हीं के द्वारा। और आज उन कंट्रीज़ द्वारा ज़्यादा इस मल्टीलेटरिज्म को ख़त्म किया जा रहा है, जो इस यूएन में परमानेंट मेंबर्स हैं, जो इसका अहम हिस्सा है। आज सिर्फ यूएस द्वारा ही नहीं मल्टीलेटरिज्म को मना किया जा रहा, बल्कि अन्य देशों की भी अप्रोच में चेंजेस आ रहे हैं। आज अभी अभी ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग किया गया है अपने एक पॉपुलर कल्चर के लिए। कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यूरोप, जिससे वे सिर्फ यूरोप को ही यूनाइटेड और एक अपना देश मानते हैं, जिससे वे ब्रिटेन को हटाना पड़ा। लेकिन आज कुछ ऐसा ही यूएन में देखने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी मेन लीडिंग पावर है अमेरिका, यूएस, जिसके द्वारा इस पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को बनाया गया। पास्ट में हमेशा सपोर्ट किया जाता था जिसको यूएस द्वारा, लेकिन आज यूएस द्वारा अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को बोलता है। तो यूएस आज जितने भी टाइज अप बनाता है कंट्रीज़ के साथ में, सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए, जिससे मल्टीलेटरिज्म है ही नहीं उन कंट्रीज़ द्वारा, और उन कंट्रीज़ के साथ में मल्टीलेटरिज्म ख़त्म होता जा रहा है। एक मेन पार्ट है यूएन का। जो आगे बोला जाता है कि आज चाइना की भी अप्रोच काफ़ी ज़्यादा अलग है पास से। अभी तक वेस्ट में आज इस कंट्री द्वारा अपने अपने दूसरे कंट्रीज़ के साथ मल्टीलेटरल रिलेशंस को ख़त्म करा जा रहा है। चाइना द्वारा भी अपने बेनिफिट्स को देखता है और उस कंट्री पर अपना कब्ज़ा करता है। चाइना द्वारा वैसे तो मल्टीलेटरल रिलेशन कम बनाए जाते हैं, लेकिन चाइना द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को ज़्यादा बिल्ड किया जाता है कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बायलैटरल एग्रीमेंट्स पर चाइना द्वारा उस कंट्री को क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। चाइना द्वारा उस कंट्री में घुसकर मनमानी भी करता है। उसके बाद आज इतने सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है इन परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज़ के द्वारा वर्ल्ड में। आज इस परमानेंट मेंबर्स में इश्यूज़ होने के कारण यूरोपियन यूनियन और यूएस द्वारा इतने सारे सैंक्शन लगाए जाते हैं रशिया पर, जिसके कारण आज रशिया ज़्यादा करीब है चाइना के। आज सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में विवाद होने के कारण ही आज यूनाइटेड नेशंस पर ज़्यादा अफेक्ट दिखाई देता है, जिसके कारण यूएन द्वारा कोई भी डिसीजंस को जल्दी से लिया ही नहीं जाता। आगे बोला जाता है कि यूएन के 22 सितंबर 2020 के जनरल असेंबली के सेशन में चाइना और यूएसए द्वारा एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। यूएस द्वारा बोला गया कि आज जो सिचुएशन इतनी ख़राब है वर्ल्ड की, उसे चाइना द्वारा ख़त्म किया गया। बोला गया कि चाइना द्वारा इंटरनल फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया था ये कोविड-19 की शुरुआती दौर में जब फैलना स्टार्ट हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बंद नहीं किया गया था, जिसके कारण ये वायरस स्प्रेड हुआ दूसरी कंट्रीज़ में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरुआती स्टेजेस पर भी कोई वार्निंग नहीं दी गई इस कोविड-19 के वायरस के बारे में, जिसे हाइड किया गया था। इसके लिए चाइना द्वारा जिस पर चाइना पर ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, जिसके लिए चाइना द्वारा बोला गया, जिसके बदले में इस कोविड-19 से लड़ने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोजेक्ट्स को चलाया जा रहा है। और चाइना द्वारा $2 बिलियन की हेल्प दी जाएगी उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को जिनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस हेल्प एड द्वारा उन कंट्रीज़ को मिलेगी जिस कारण उनकी इकॉनमी आज ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये जो हेल्प है चाइना द्वारा बहुत कम है इतने बड़े रिसेशन के लिए। और यूएन द्वारा भी ऐसे ही कुछ असिस्टेंस एड देने की बात बोली गई थी इस कोविड-19 के लिए यूएन कोविड-19 फंड द्वारा, जिसमें $50 मिलियन का एड दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी फंड नहीं दिया गया दोनों द्वारा। आज यूएस द्वारा विड्रॉ किया जा रहा है मल्टीलेटरल से, जिससे आज वर्ल्ड में
चाइना द्वारा भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं इस मल्टीलैटरल रिलेशन में दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, जिनके साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ द्वारा भी इन इंटरनेशनल लॉज को ख़त्म किया जा रहा है। टर्की द्वारा अभी इंटरवेंशन किया गया सीरिया, लिबिया, ईस्ट मेडिटेरियन में। आज इन यूएन द्वारा बनाए गए रूल्स लॉ को माना ही नहीं जा रहा है। टर्की द्वारा अभी अपने ड्रिलिंग शिप्स को ग्रीक और क्रिप्टिक में भेजा गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन्स में। यूएन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है टर्की, उसके बाद भी इन इंटरनेशनल लॉज को इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज द्वारा नष्ट किए जा रहा है। आगे बोला जाता है यूएन की सिक्योरिटी जनरल रिपोर्ट द्वारा बोला जाता है कि आज इस यूएन द्वारा बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किए जा रहा है और बहुत सारे अचीवमेंट्स के साथ में आज यूएन के 40 पॉलिटिकल मिशंस और पीस कीपिंग ऑपरेशन को रन किए जा रहा है, जिसमें 95,000 ट्रुप्स, पुलिस, सिविल पर्सनल शामिल हैं। लेकिन इस मिशन को चलाने में बहुत हडल्स आ रही हैं आज, क्योंकि आज यूएन के पीस कीपिंग बजट है सिर्फ $8 बिलियन का, जो काफ़ी ज़्यादा कम है इतने बड़े ऑपरेशन को डील करने के लिए। 2019 के मिलिट्री एक्सपेंडिचर में $1.9 ट्रिलियन था, लेकिन आज यूएन के पास कोई भी फंड नहीं है। आज यूएन के पास कोई अच्छे से रिसोर्स ही नहीं है, क्योंकि इन परमानेंट मेंबर्स द्वारा सिर्फ अपने ही हित में कार्य किए जाते हैं। आज यूएन को कोई भी फंडिंग नहीं मिल पा रही है। बाहर से लास्ट ईयर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन $1.7 बिलियन था। आज यूएन के पास फंड की कमी है और आज यूएन के पास कोई अच्छे रिसोर्सेज ही नहीं है, क्योंकि इन परमानेंट मेंबर्स द्वारा सिर्फ अपने हित में ही कार्य किए जाते हैं। आज यूएन को कोई भी फंडिंग नहीं मिल पा रही है बाहर से। लास्ट ईयर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन $1.7 बिलियन का था और जनरल बजट $711 मिलियन का था, जिसके कारण बड़ी ही ईजिली ह्यूमैनिटेरियन हेल्प दी गई उन प्लेसेस पर जहाँ पर नीड की ज़रूरत थी। डेवलपमेंट वर्क्स को पूरा किया गया था। इन सभी ऑपरेशंस को वॉलंटरी फंडिंग द्वारा चलाया जाता है, लेकिन आज तो फंडिंग ही नहीं है। इसके लिए यूएन में सभी कंट्रीज़ से मेंबर्स बनाने की अपील की जा रही है, लेकिन यूएन एक ऐसी बॉडी है जिसके द्वारा पब्लिक को रिलीफ दी जाती है पीस और डेवलपमेंट में उन प्लेसेस पर जहाँ पर कुछ भी संभव नहीं होता है। आज यूएन के मेंबर्स में कोऑपरेशन ख़त्म होने से इसकी यूनिटी नष्ट होती जा रही है। वर्ल्ड में आज कंट्रीज़ द्वारा क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम पर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है इन्वायरमेंट की। आज यूएन द्वारा चाइना को ब्लेम किया जाता है। चाइना एमिशन काफ़ी ज़्यादा चाइना का एमिशन काफ़ी ज़्यादा डबल है यूएसए के एमिशन से। आज पेरिस एग्रीमेंट से बाहर है यूएसए आज। उसके बावजूद भी यूएस द्वारा बोला जाता है कि उनके द्वारा कार्बन के एमिशन को बहुत कम कर लिया गया, लेकिन यूएस द्वारा इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, इन्वायरमेंट पे नहीं। चाइना द्वारा जिसके लिए वह बोलता है कि चाइना कार्बन के एमिशन को 2030 तक बढ़ेगा, लेकिन 2060 तक आने वाले समय में चाइना कार्बन के एमिशन को पूरी तरह ख़त्म कर चुका होगा। और यूरोपियन यूनियन द्वारा भी 2050 तक कार्बन के एमिशन को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब कंट्रीज़ द्वारा एक साथ मिलकर नहीं, अलग अलग होकर काम किए जा रहे हैं, जिससे वे अपनी कंट्रीज़ को अप्रोच दे रहे हैं, ना कि टाइज को जो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन में किए हैं। अंत में बोला जाता है कि पाकिस्तान के पीएम द्वारा इस कॉन्फ्रेंस में उन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया जम्मू एंड कश्मीर के, जिसके लिए उनके द्वारा बहुत ही अनसिविल शब्द का इस्तेमाल किया गया। उस मीटिंग में आज पाकिस्तान कंट्री यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 रैंक पर है, जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ में सबसे नीचे स्थान पर रही इस इंडेक्स में। इसके द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता ह्यूमंस पर। इंडिया के पीएम द्वारा लेकिन यूएन के रिफॉर्म्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और इंडिया द्वारा पीस कीपिंग फंड में भी कंट्रीब्यूट किया गया। आज यूएन द्वारा इन डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया को एक मौका मिलना चाहिए इस सिक्योरिटी काउंसिल में और मैं मेंबर बनने का, और रिफॉर्म्स को लाना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स बीच में, और जनरल असेंबली में चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि आज के परमानेंट मेंबर्स द्वारा अपनी मनमानी की जाती है वेटो पावर्स का इस्तेमाल करके। आज इसी कारण यूएन को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। हमारा जो सेकंड आर्टिकल है उसका नाम है 2 स्पीचेस। इस आर्टिकल का कंटेंट है यूएन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली की लास्ट सेशन में पाकिस्तान पीएम द्वारा और इंडिया पीएम द्वारा दोनों में यूएन के लिए एक अलग अलग अप्रोच रही। इंडिया द्वारा फोकस किया गया कि भारत का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबली में, इंडिया द्वारा उसके स्ट्रक्चर में रिफॉर्म के लिए मांग की जा रही है, और सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स
और बढ़ाए जाएं ताकि इंडिया भी शामिल हो सके उसमें, जिस डिमांड को यूएन द्वारा हमेशा से ही मना किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान पीएम द्वारा अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट के बजाय उनके द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें बोली गई। उनके द्वारा इंडिया को टेररिज्म स्टेट शो किया गया। पाकिस्तान द्वारा बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और झूठे भरे रेफरेंसेस बनाए गए इंडिया के लिए। उनके द्वारा हर एक स्पीच में इंडिया को इस्लामोफोबिया कंट्री बताया गया, जहाँ पर इस्लाम धर्म के पर्सन को कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती और उन्हें दबाया जाता है, जिससे पीएम इमरान द्वारा भारत के स्टेट को एक नाजिज्म के कॉन्सेप्ट से कोरिलेट किया गया, जिसमें सिर्फ माइनर स्मॉल ग्रुप्स इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है कंट्री से। उनके द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नाजी के नूरनबर्ग लॉ से कंपैरिजन किया गया और उनके द्वारा इंडिया द्वारा हटाए गए आर्टिकल 370 को एक जेनोसाइड की उपाधि दी गई है स्टेट के लिए, कि इस आर्टिकल 370 को हटाने से उस स्टेट के मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप्स को हटाया जा रहा है और यूएन लॉज का उल्लंघन किया जा रहा है। आज पाकिस्तान के पीएम द्वारा यह सब मिस इन्फॉर्मेशन को यूएन में संबोधित किया गया, जिसमें आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन और बढ़ी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और आज उनके लिए एक अहम इशू है कश्मीर, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी पीएम द्वारा इतने सारे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई जो एकदम गलत थी, और उनकी दी गई हुई इन्फॉर्मेशन को कंट्रीज़ काउंटर किया जा सकता है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट द्वारा आज पाकिस्तान में रहने वाले स्मॉल ग्रुप्स को पाकिस्तान के लॉ से उन स्मॉल ग्रुप्स को अच्छा सपोर्ट नहीं दिया जाता, ना ही उन्हें स्मॉल ग्रुप्स को ऑफिशियल वर्क की अनुमति दी जाती है सरकार में। उन्हें उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जिससे पाकिस्तान को आज अपनी कंट्री में हो रही सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर हर एक स्मॉल ग्रुप्स को इक्वालिटी दी जाती है हर एक काम के लिए। आज पीएम खान द्वारा इंडिया को टेररिज्म का स्टेट कहा जाता है, लेकिन जून 2018 से ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। बोला जाता है कि पाकिस्तान द्वारा फंडिंग व सपोर्ट दिया जाता है टेररिज्म को। पीएम खान द्वारा जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने में बोला जाता है कि इससे उन पर्सन्स को प्रॉब्लम और ज़्यादा हुई है जो पहले से ही दुखी थे। लेकिन आज पाकिस्तान द्वारा ही गिलगित बल्तिस्तान को उसकी प्रोविंस बताया जा रहा है, जिस पर पास्ट में काफ़ी विवाद चल रहा था, बल्कि आज बिना पूछताछ करे, बिना कोई रेफरेंडम करे, पाकिस्तान द्वारा उस एरिया पर कब्जा किया जा रहा है ज़बरदस्ती। अंत में बोला जाता है पीएम खान द्वारा बोली गई बातें जिनसे एक पड़ोसी देश कितना घृणा करता है इंडिया से, और उनके द्वारा इन सब इश्यूज़ को यूएन में एड्रेस किया गया, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आज इंडिया को पाकिस्तान की इंटेंशन समझनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आज एक दुश्मन की तरह काम कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, और उसके लिए इंडिया को पाकिस्तान पर नज़र रखनी चाहिए, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए पाकिस्तान को समझने में। दोनों की बाउंड्रीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ना। हमारा जो थर्ड और लास्ट आर्टिकल है उसका नाम है मेकिंग अमेंड्स। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज इंडिया द्वारा अपील की गई है श्रीलंका में रहने वाले तमिल माइनॉरिटी को भी रिकॉग्नाइज किया जाए कंट्री में। अभी रिसेंटली में श्रीलंका में पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, जिसमें श्रीलंका के महिंदा राजपक्षे की जीत हुई, बड़ी मेजॉरिटी से उनकी जीत हुई है। इंडिया द्वारा अपील यह की जा रही है कि तमिल माइनॉरिटी को भी हिस्सा दिए जाने जाए, जिससे उन तमिल बोलने वाले ग्रुप्स को भी एक सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट में, जो श्रीलंका में और इंडिया के पाल्क स्ट्रेट के पास रहते हैं। इंडिया के पीएम और श्रीलंका के महिंदा राजपक्षे द्वारा अभी एक वर्चुअल समिट हुआ है, जिसमें इंडिया द्वारा इक्वालिटी, जस्टिस, पीस और रिस्पेक्ट की मांग की गई उन तमिल माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए जो श्रीलंका में रहते हैं। और इंडिया द्वारा मेंशन ये भी किया गया कि श्रीलंका के 13th अमेंडमेंट को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसे ख़त्म ना किया जाए, उसमें कोई और बदलाव ना लाए जाए, क्योंकि श्रीलंका में तमिल बोलने वाले लोगों को कम वैल्यू दी जाती है, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते। श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन्स के इक्वल के बराबर। आज महिंदा राजपक्षे के आने से इस 13th अमेंडमेंट को हटाया जा रहा है, जो इक्वल राइट देता है तमिल लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन्स को श्रीलंका में और गवर्नमेंट में। महिंदा राजपक्षे द्वारा इस समिट में बोला गया कि श्रीलंका में सभी एथनिक ग्रुप्स को सपोर्ट दिया जाएगा और उन्हें पीपल ऑफ श्रीलंका के हर एक पर्सन की तरह राइट दिए जाएंगे। लेकिन राजपक्षे के ऑफिस द्वारा तो कोई बात ही नहीं बोली गई ऐसी। उनके द्वारा बोला गया 13 अमेंडमेंट को लेकर, जिससे जो अमेंडमेंट पावर शेयरिंग करती है इंडो श्रीलंका के एग्रीमेंट ऑफ 1987 के तहत तमिल के साथ में,
पार्लियामेंट में आज राजपक्षा के पास 2/3 मेजोरिटी है, जिसके द्वारा ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। आज इस 13 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है, जिससे उन तमिल्स का पार्टिसिपेशन कम होगा पावर में, और प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा द्वारा जिसे हमेशा से ही उस अमेंडमेंट को हटाए जाने की कोशिश करी जा रही थी, जिससे श्रीलंका में उस प्रोविंशियल काउंसिल सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें भी पावर मिलती थी उन तमिल ग्रुप्स को गवर्नमेंट में। इसके हटने से प्रेसिडेंशियल रूल और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, जिसके लिए इंडिया द्वारा अपील की जा रही है इस अमेंडमेंट के तहत में। और आज श्रीलंका में चाइना का दबदबा बनता ही जा रहा है। आज दोनों देशों द्वारा बायलैटरल रिलेशन बनाए जा रहे हैं, जिससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में चाइना इन्फ्लुएंस करने लगे श्रीलंका को इंडिया के अगेंस्ट में, जैसे पाकिस्तान को किया जाता है, जिसके लिए आज इंडिया नहीं चाहता कि श्रीलंका चाइना की तरफ झुके। भारत द्वारा श्रीलंका को सपोर्ट दिया गया 2005 से 2006 में, जिसके बाद वॉर भी हुआ था श्रीलंका में, लेकिन इंडिया द्वारा किसी का समर्थन नहीं दिया गया सेनाला और तमिल के बीच में, नॉर्थन और ईस्टर्न प्रोविंसेस में। लेकिन आज इंडिया वो नहीं चाहता कि दोबारा से वो सिचुएशन आए, और वो चाहता है कि उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़े, जिसके कारण आज इंडिया सपोर्ट दे रहा है। आज भी वही सेम समय है कि क्या भरोसा कि श्रीलंका द्वारा इन माइनॉरिटी ग्रुप्स को सपोर्ट दिया जाएगा कि नहीं, और उन्हें सेम जस्टिस मिलेगा कि नहीं, और कितना श्रीलंका रिजीम में इंडिया की अपील को मानेगा। इन सब पर कुछ अच्छे तरीके से बोला नहीं जा सकता अभी तक। राजपक्षा आज वे अपनी सभी ऑर्डर्स को अच्छे से जानते हैं, और उनकी कम्युनिटी सेनाला के हित में वे कार्य करते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी कम्युनिटी को कोई ठेस पहुंचे, और वो चाहते हैं कि उनकी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो गवर्नमेंट में और श्रीलंका में। अंत में बोला जाता है कि आज इंडिया और श्रीलंका के बीच में बायलैटरल कोऑपरेशन को बनाया जा रहा है, जिसमें $15 मिलियन का ग्रांट दिया गया है बुद्धिस्ट कल्चर एक्सचेंज के लिए। लेकिन आज श्रीलंका द्वारा उन पर हुए लोन इंटरेस्ट और उनके कर्जे की अपील की जा रही है कि उसे माफ़ कर दिया, लेकिन इंडिया द्वारा उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, जिससे शायद इंडिया की अपील को ना सुना जाए तमिल्स के लिए, और राजपक्षा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उस लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को हटा दिया जाए, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट की पावर पर रोकथाम लगी है। इसके लिए इंडिया को स्टेप लेना चाहिए। अगर इंडिया लोन को माफ़ नहीं करेगी, शायद चाइना द्वारा वहाँ इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिससे चाइना और ज़्यादा एक्सपेंशन करेगा श्रीलंका पर, और भारत को नुकसान पहुँचेगा इकॉनमी जोन्स में। सो आज हमने यहाँ पे 3 आर्टिकल्स को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।